विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञापन से लेकर के विश्वविद्यालय तक, संसद से लेकर सड़क तक किस तरह से बड़बोलापन आया हमारे समाज में और किस तरह से उन लोगों ने पूरी सत्ता, संस्कृति, सब चीज़ों पर अपना कब्जा जमा रखा है। बड़प्पन का ओछापन संभालते बड़बोले अपने मुंह से निकली हर बात के लिए अपने आप को शाबाशी देते हैं। जैसे दुनिया की सारी महानताएं उनके टांग के नीचे से निकली हों। ब्लैक कमांडो और सशस्त्र पुलिस बल से घिरे बड़बोले मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि हम अपनी जान हथेली पर लेकर। बड़बोले किसी के सगे नहीं हैं। वे जिस पौधे को लगाते हैं कुछ दिन बाद एक बार उसे उखाड़ कर देख लेते हैं कि कहीं जड़ तो नहीं पड़ी। आप अगर उनके दोस्त बन गए तो वे आपको जूता बना लेंगे, पहन कर जाएंगे हर जगह, मंदिर, मस्जिद, यहाँ तक कि शौचालय। लेकिन अगर आप उनके दुश्मन हो गए तो आप उनकी नीचता की कल्पना नहीं कर सकते। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा जी हैं। हिंदी के जाने माने साहित्यकार, कवि, लेखक हैं। रीवा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। एक कविता आई सर आपकी, उजाले में आजान बाहू, उसमें आपने जूते का कुछ संदर्भ दिया है। तो पहले तो मैं चाहता हूं कि नेशनल जनमत के दर्शक समझें कि वो क्या लाइनें हैं जिन पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। दरअसल नीरज, जिस कविता के बारे में आप बात कर रहे हैं, उजाले में आजान बाहू, वो एक लंबी कविता है। तो इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञापन से लेकर के विश्वविद्यालय तक, संसद से लेकर सड़क तक किस तरह से बड़बोलापन आया हमारे समाज में और किस तरह से उन लोगों ने पूरी सत्ता, संस्कृति, सब चीज़ों पर अपना कब्जा जमा रखा है और उनके बड़बोलेपन के मुहावरे को जनता समझ नहीं पा रही है। इस पर एक कविता थी। वो लाइनें मैं चाहता हूं कि थोड़ा मैं उसको बताता हूँ। जैसे उसको इतनी जान लीजिए कि उसकी शुरुआत होती है कि बड़प्पन का ओछापन। ये शायद पहला मुहावरा है हिंदी में इस तरह का, जो ये कहता है कि बड़प्पन का एक ओछापन होता है। बड़प्पन का ओछापन संभालते बड़बोले अपने मुंह से निकली हर बात के लिए अपने आप को शाबाशी देते हैं। जैसे दुनिया की सारी महानताएं उनके टांग के नीचे से निकली हों। परिवारवाद, जिसकी बात बहुत हो रही है आजकल राजनीति में, कि कुनबे के कायाकल्प में लगे बड़बोले विश्व कल्याण से छोटी बात नहीं बोलते। करना है उनको अपने परिवार के कल्याण की बात, लेकिन विश्व कल्याण की बात करते हैं। ये समाज में कैसे विभिन्न तबकों में, जैसे ब्लैक कमांडो और सशस्त्र पुलिस बल से घिरे बड़बोले मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि हम अपनी जान हथेली पर लेकर आए। ये क्या कंट्रास्ट, क्या अंतर्विरोध है कि आप इतनी बड़ी सुरक्षा के घेरे में आए हैं और सामने जो जनता है उससे आप कह रहे हैं कि देखिए हम तो आपके बीच में अपनी जान हथेली पर लेकर के आए हैं। तो इस तरह से उनके एक चरित्र का विकास दिखाया गया है कि पोथियों से लेकर के और पंडिताई तक किस तरह से वो छाए हुए हैं और वो किसी पर विश्वास नहीं करते। उनका सगा से सगा आदमी उनके लिए अविश्वसनीय है। तो इसी पर ये पंक्तियां हैं कि बड़बोले किसी के सगे नहीं हैं। वे जिस पौधे को लगाते हैं कुछ दिन बाद एक बार उसे उखाड़ कर देख लेते हैं कि कहीं जड़ तो नहीं पकड़ रहा। अगर आप उनके निकट जाते हैं, उनके पास जाते हैं, अगर आप उनके दोस्त बन गए तो वे आपको जूता बना लेंगे, पहन कर जाएंगे हर जगह, मंदिर, मस्जिद, यहाँ तक कि शौचालय। लेकिन अगर आप उनके दुश्मन हो गए तो आप उनकी नीचता की कल्पना नहीं कर सकते। ये पंक्तियां थी और बहुत सारे सेट्स हैं इस कविता में। इस कविता के माध्यम से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबा निशाना साधा आपने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे उसमें साहित्य के बड़बोले हैं, अब उसमें आ कि सदी के महानायक बने बड़बोले बिग लगाकर तेल बेच रहे हैं। अब समझने वाले समझें कि ये बड़बोले कौन हैं, वे लोग कौन हैं, शताब्दी के महानायक कौन बन रहे हैं। राजनीति में तमाम बड़बोले हैं। और राजनीति की स्थिति है कि हमारे देश और समाज में कभी भी विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न पार्टियों में इतने बड़बोले कभी देखे ही नहीं गए थे। वो गधे की तरह एक साथ रेंगते हैं हो करके और पता नहीं चलता कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं अलग अलग, लेकिन सबका स्वर एक है, सबका स्वार्थ एक है। कुछ बड़बोले ऐसे हैं जो कहते हैं कि
अगर सरदार पटेल होते तो इस बात पर मुझसे ज़रूर राय लेते। अब उनको ये विश्वास है कि जैसे देश के सारे राजे रजवाड़ों को जैसे पटेल साहब ने इकट्ठा कर दिया था और इस देश में एक लोकतंत्र बना दिया था, नहीं तो आज तो स्थिति ये होती कि अलीगढ़ से हाथरस जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ता, एक राजा वहाँ रहता, एक राजा यहाँ रहता। जैसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जो बात हो रही है, उसको दूसरे शब्दों में कहें बड़बोले को, हाँ। कि वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो वही ब्रांडिंग मार्केटिंग अब देख रहे हैं कि समाज के सभी क्षेत्रों में दिखाई देने लगी है, और जो मूल काम करने वाले लोग हैं वो इस मार्केटिंग के चक्कर में पीछे छूट रहे हैं। नहीं, वो उनकी मार्केटिंग है नहीं ना, क्योंकि मिशन की पत्रकारिता नहीं रही। जो मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया हो गया, वो समर्पित है। तो ऐसी स्थिति में जब मीडिया भी सिर्फ एकमात्र उसका ध्येय अगर पूंजी है, पैसा है, सब कुछ धर्म उसका धंधा हो गया है, तो ऐसी स्थितियों में जो लोग समाज के लिए ज़्यादा फलदायी हो सकते हैं, शुभ हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, उन लोगों के लिए तो कोई प्रचार तंत्र है ही नहीं। इस देश में जो लोग समाज के लिए काम करने की बात करते हैं, उन लोगों को पहले समाज में जो ज़हर भरा जा रहा है, जो तमाम अवैज्ञानिक धारणाएँ हैं, जो पाखंड हैं, जो आडंबर हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, उनको उनका प्रतिरोध करके उनको एक समानांतर संस्कृति देनी चाहिए, साहित्य देना चाहिए, जिससे कि उनको लगे कि नहीं साहब ये गलत है और ये सही है, उसको पकड़ सकें। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर था कि पुरस्कार देना है, वो तो मना स्थिति से जातिवादी थे, परिवारवादी थे, भाई भतीजावादी थे। लेकिन वो तबका जिसको अपने इन साहित्यकारों को सम्मान देना चाहिए था, बुद्धिजीवी तबके को अपने साथ में लेके चलना चाहिए था, चाहे वो राजनीति हो और चाहे अन्य क्षेत्र। मैं देखता हूँ कि ये जो पढ़ा लिखा तबका कहा जाता है समाज का, दिशा देने वाला तबका, इसका उस तरह से सम्मान नहीं है जैसा ब्यूरोक्रेसी और नेताओं का करता है पिछड़ा वर्ग। देखिए, अक्सर वे समाज जो गुलामी में बहुत दिनों तक रहे होते हैं और उनकी कई पीढ़ियाँ उससे गुजर चुकी होती हैं, उनको एक मानसिक गुलामी की आदत हो जाती है। फिर वो पावर देखते हैं, पैसा देखते हैं, पद देखते हैं। आप साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। बीच-बीच में इस बात को लेके चर्चा शुरू हो जाती है कि तमाम जो साहित्य जगत के पुरस्कार हैं, उनमें भी जाति वर्ग का विशेषाधिकार है। प्रतिभा की बजाय वहाँ भी काफ़ी हद तक जातियाँ देखी जाती हैं। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। भाई नीरज जी, ये बताइए कि अगर किसी के हाथ में लड्डू है तो सबसे पहले अपने भतीजे को और बेटे को देगा कि आपको देगा? कोशिश तो करेगा कि पहले उसको दे, बच जाएगा तो कभी-कभी आपको भी दे देगा। चूँकि समाज में जो शिक्षा की स्थिति थी, वो वैदिक काल की शुरुआत से कह सकते हैं। आपकी जो ये सूत्र दिया कि स्त्री शूद्रम न धीयते, कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए शिक्षा साहित्य में स्त्रियों की, शूद्रों की उस तरह की भागीदारी नहीं हो सकी। हैंड टू माउथ जो अंग्रेजी का मुहावरा है, यानी सुबह से लेकर के मुँह अंधेरे से लेकर के कई रात तक हाड़ तोड़ परिश्रम करते हैं। वो मैं सिर्फ रिक्शा चालक का उदाहरण दे के नहीं ख़त्म करना चाहता, या ईंट भट्ठे पर काम करने वाला मजदूर, सारा का सारा जो दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, ये केवल दाल रोटी के लिए, अब तो दाल भी उसकी थाली से चली गई, रोटी के लिए, सूखी रोटी के लिए पूरे दिन भर खटता रहता है। वो कौन सा साहित्य रच देगा? तो जब आदमी अपना नाम नहीं लिख सकता था, अभी मैं कंचा लैया का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि जब मुझे पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला दिलाया जाने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सरस्वती तो हमारे बच्चों को मार डालेंगी और हम लोगों के यहाँ पढ़ने लिखने की बात नहीं है। तो इस तरह के अंधविश्वास समाज में थे। तो पार्टिसिपेट स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद लोग लिखने पढ़ने लगे, स्कूलों में जाने लगे। जब एक पढ़ी लिखी पीढ़ी स्वतंत्रता के बाद आई तो उसने देखा कि जो परंपरागत साहित्य है उसमें तो उसके दुखों का वर्णन ही नहीं है। उसने कहा कि इस दुख को पढ़ रहा हूँ, उस दुख को पढ़ रहा हूँ, उस संघर्ष को पढ़ रहा हूँ, उस व्यथा को पढ़ रहा हूँ, इसमें मेरे पापा और मेरे बाबा और मेरी माँ के दुख कहाँ हैं? यहाँ तक कि बचपन में जो गोबर का अनाज मैंने खाया है, जो मरे हुए पशु का मांस खाया है, वो तो कहीं इस समाज में है नहीं। तो जब वो पीढ़ी लिखने लगी तो उस पीढ़ी में के जो साहित्यकार आने लगे, तो इस बीच में ऐसा नहीं हुआ, आज़ादी के बाद बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार आए, बिल्कुल आए, जिनको साहित्य अकेडमी और इस तरह के पुरस्कार न मिलना बड़ा कष्टकारी लगता है। जैसे राही मासूम रजा, राजेंद्र यादव को नहीं मिला।
मैला आंचल के महान फणीश्वरनाथ। शिल्पी उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु को नहीं मिला। अरे नामों की फहरिस्त संजीव हैं, संजीव हैं, इस समय अप्रतिम कथाकार हैं, वो शिवमूर्ति हैं, बहुत सारे लोगों को। अब संजोग से इनकी जातियां भी SC ST OBC में आती हैं। तो हमारे देश में अक्सर जो संजोग होते हैं वो बड़े मारक होते हैं। आपको खाना नहीं मिला ना तो आप ही का संजोग खराब है, आपको वस्त्र नहीं मिला है तो आपका भाग्य खराब है। तो ये जो भाग्यवाद और कर्मफल का सिद्धांत है, ये सब जगह लागू हो गया। तो आज उनको नहीं मिला, कारण क्या है कि जो निर्णायक हैं, जो निर्णायक हैं, उन निर्णायकों के भीतर कभी ये बात आई ही नहीं कि भाई जिनको जनता ने, जिनको राष्ट्र ने, देश ने एक बड़े साहित्यकार के रूप में स्वीकार किया है और उनसे हम उनकी 2 पीढ़ी, उनके नाती के बराबर साहित्यकार को हम पुरस्कार दे रहे हैं और उनको नहीं दे रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे।